नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसजी पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड। इंडिया में इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड कौन सा है जो रेडिएशन प्रोटेक्शन के डेवलपमेंट करवाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है AERB, बार्क, NCRP या फिर ICRP। तो बार्क क्या करता है? बार्क का काम क्या होता है? बार्क न्यूक्लियर एनर्जी को रेगुलेट करवाने में हेल्प करता है। न्यूक्लियर एनर्जी को रेगुलेट करवाता है बार्क। NCRP का काम क्या होता है? NCRP रेडिएशन प्रोटेक्शन ही करवाती है बट USA में करवाती है। ICRP क्या करता है? ICRP वर्ल्ड वाइड काम करता है, वर्ल्ड वाइड काम करता है। और AERB इंडिया के अंदर रेडिएशन प्रोटेक्शन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, DQE स्टैंड्स फॉर। DQE का मतलब क्या होता है? डिज़ाइन क्वांटिटी एंड एनवायरनमेंट, डायनेमिक क्वेरी इंजन, डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटा एनफोर्समेंट। तो इसका राइट आंसर है डिफेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी। ये डिफेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है? इसमें डिटेक्टर में एफिशिएंसी होती है जो इंसिडेंट एक्सरे एनर्जी को इमेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, वो होता है DQE। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द 10-day रूल्स फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द फीमेल पेशेंट इज एप्लीकेबल टू। जो 10-day रूल है एक्सरे एग्जामिनेशन के लिए फीमेल में, वो किस में एप्लीकेबल है? तो द फर्स्ट 10 days फॉलोइंग द कैसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई है उसके समाप्त होने के बाद 10 days, या फिर द फर्स्ट 10 days फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है वहाँ से 10 days, या फिर द 10 days प्रिसाइडिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने से पहले वाले 10 days, या फिर 14 days बिफोर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने के पहले के 14 days। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है द फर्स्ट 10 days फॉलोइंग ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। बी इज राइट आंसर। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने के 10 days तक एग्जामिनेशन आप करवा सकते हो, एक्सरे एग्जामिनेशन। उसके बाद थोड़ा खतरा होता है करवाने में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, ओव्यूलेशन हो चुका होता है। ओव्यूलेशन में अगर कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं और बेबी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो इस कारण से शुरू के 10 days तक सही रहता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एग्जामिनेशन करवा सकते हो। उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए नहीं करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम दैट लीव्स द एक्सरे ट्यूब इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल द पोर्शन ऑफ द बीम, दिस इज कॉल्ड। जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे बीम की, वो एक्सरे ट्यूब से जो निकली है वो यूनिफॉर्म नहीं होती पूरे पोर्शन के अंदर। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हील इफेक्ट के कारण, थर्मोआयनिक एमिशन के कारण, स्ट्रे रेडिएशन के कारण, या फिर ट्यूब रेटिंग के कारण। तो इसका राइट आंसर है हील इफेक्ट। हील इफेक्ट क्या होता है? इसके अंदर जो एनोड की साइड जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में? कैथोड के कंपैरिजन में। तो एक्सरे को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी एनोड की साइड कम होती है, किसके कंपैरिजन में? कैथोड के कंपैरिजन में। तो एनोड की इंटेंसिटी कम होगी और कैथोड की ज़्यादा होगी, या परसेंटेज से भी देख सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिक्सिंग सॉल्यूशन यूज्ड इन रेडियोग्राफी आर। रेडियोग्राफी में जो फिक्सिंग सॉल्यूशन है वो कहाँ का कैसा होता है? एल्काइलिन होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्सिंग सॉल्यूशन की। फिक्सिंग सॉल्यूशन क्या करता है? जो अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड होते हैं उसको रिमूव करने का काम फिक्सर सॉल्यूशन का होता है, बिना इमेज को हार्म करे हुए। इमेज में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरा काम क्या होता है? इमेज को न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करता है। जो जब हम डेवलपिंग करवाते हैं इमेज को तो वो कैसे नेचर की हो जाती है? वो एल्कालिन नेचर की हो जाती है। तो उसको हमको न्यूट्रलाइज करना है तो फिक्सर की हेल्प से ही करते हैं। और फिक्सर का सॉल्यूशन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो एल्कालिन सॉल्यूशन को एसिडिक से अगर हम करवाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, इसके कारण न्यूट्रलाइज करने में भी फिक्सिंग ही हेल्प करता है और अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड को हटाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र एलईटी क्या होता है? एवरेज एनर्जी डिपॉजिटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द ट्रैक ऑफ रेडिएशन, या फिर एवरेज एनर्जी डिपॉजिटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म बाय ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। इसका हमने वीडियो भी बना रखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ए, कि कितनी एनर्जी डिपॉजिट हो रही है पर यूनिट पाथ लेंथ में, वही एलईटी को रिप्रेजेंट करता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स की एलईटी ज़्यादा थी, देखा था हमने। क्वेश्चन नंबर 7, स्काई लाइन व्यू इज़ यूज्ड फॉर। स्काई लाइन व्यू किसके लिए यूज्ड होता है? टेलस के लिए, स्कैपुला के लिए, पटेला के लिए, या फिर हिप जॉइंट के लिए। जल्दी से राइट आंसर दो इसका। स्काई लाइन व्यू क्या होता है? स्काई लाइन व्यू के अंदर हम देखते हैं, इसमें यहाँ पे कैसेट को रखा जाता है और ट्यूब को सामने रख के एक्सपोज किया जाता है नी को, और नी की पटेला को देखने के लिए स्काई लाइन व्यू होता है। इसकी इमेज कैसी आती है? इसकी इमेज ऐसी आती है, ये देख सकते हो आप। इस सन में जैसा हम देखते हैं कि पहाड़ों में से जो सूरज निकलता है, ये स्काई लाइन व्यू इसलिए इसका नाम पड़ा कि एक तरीके से ये क्या है, पहाड़ जैसे है और यहाँ पे क्या निकल रहा है, ये पटेला दिख रही है, इसलिए इसका नाम स्काई लाइन व्यू पड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पटेला। इन आईवीपी द फर्स्ट फिल्म आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन इज। आईवीपी के बाद जो फर्स्ट फिल्म कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के बाद जो हम लेते हैं वो किसकी लेते हैं? ये आईवीपी है। आईवीपी की इमेज ऐसी दिखती है। आईवीपी में हम इमेज सबसे पहले केयूबी की लेते हैं, किडनी यूरिनरी ब्लैडर की। उसके बाद फिर कॉन्ट्रास्ट देते हैं। कॉन्ट्रास्ट देने के बाद फिर 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 25 मिनट्स ऐसे इमेज ली जाती है। किडनी यूरिनरी ब्लैडर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, स्टोन है या किडनी ढंग से वर्क नहीं कर रही, तो हम आईवीपी करते हैं। तो फर्स्ट इमेज हम किसकी लेते हैं? नेफ्रोग्राम की लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है नेफ्रोग्राम। पैक। पैक क्या होता है? पैक्स स्टैंड फॉर पॉलिटिकल एक्शन कमिटी सिस्टम, प्री एनेस्थेटिक चेकअप सिस्टम, प्री मैच्योर आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन सिंड्रोम, या पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। पैक का मतलब क्या होता है? तो पैक होता है पिक्चर आर्चिविंग कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है 4th। पैक क्या करता है कि हॉस्पिटल में हमको कोई भी रेडियोलॉजिस्ट है या फिजिशियन है, उनको इमेज पहुंचानी है, ट्रांसफ़र करनी है, तो हम इजीली रेडियोग्राफिक इमेज पैक के थ्रू ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो रेडियोग्राफिक इमेज को ट्रांसफ़र करने में पैक हेल्प करता है। द मोस्ट 10th क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन यूज्ड फोटो सेंसिटिव एजेंट। इनमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा फोटो सेंसिटिव एजेंट यूज़ होता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, या नन ऑफ द अबव। अब हम जानते हैं फिल्म में भी सिल्वर ब्रोमाइड का ही यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एनोड इन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ। जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होती है, उसमें एनोड काय का बना हुआ होता है? टंगस्टन निकल एलॉय का, टंगस्टन रेनियम एलॉय का, निकल टिन एलॉय का, या फिर टंगस्टन एल्यूमिनियम एलॉय का। जल्दी से राइट आंसर दो इसका। इसका राइट आंसर है टंगस्टन रेनियम एलॉय। टंगस्टन रेनियम एलॉय जो होता है, इसमें 10% तो हम किसको डालते हैं? रेनियम को डाला जाता है, और 90% टंगस्टन होता है। क्यों? क्योंकि रेनियम की जो हीट कैपेसिटी होती है वो टंगस्टन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है, और जब एक्सरे थर्मल स्ट्रेस में हो जाती है, उस कारण से जो ग्लेजिंग इफेक्ट होता है उसको भी कम करने में कौन हेल्प करता है? रेनियम ही हेल्प करता है। इस कारण से रेनियम को इसमें 10% डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ रेडिएशन इंक्रीज विथ एलईटी अप टू द वैल्यू। एलईटी की कितनी एनर्जी तक रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस बढ़ता है? तो ये क्या है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर माइक्रोमीटर। पर माइक्रोमीटर में कितनी एनर्जी? 100, 200, 300 या फिर 400। तो हमने देखा था एलईटी की 100 केवी तक की जो एनर्जी होती है, तब तक तो आरबीई बढ़ता है। उसके बाद आरबीई कम होने लग जाता है अगर एलईटी की एनर्जी बढ़ती है। ये सब हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म
in biological tissue of X and gamma ray in energy range of 100 keV to 10 MeV? फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन या नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा है जो 100 केवी से 10 MeV तक की ऊर्जा को सीमा करता है एक्सरे और गामा रे की? जल्दी से बताओ। तो हमने ये भी वीडियो में देखा था, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर पढ़ा था जब। तो इसका राइट आंसर है कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर होता है ऐसा प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 14, आइडियल टेम्परेचर ऑफ डार्क रूम इज। डार्क रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए आइडियली? 10 से 15 डिग्री, या फिर 23 से 27 डिग्री सेल्सियस, 16 से 22 डिग्री सेल्सियस, या फिर 22 से 32 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से राइट आंसर दो इसका। तो इसका राइट आंसर है 16 से 22 डिग्री सेल्सियस। जो डार्क रूम के अंदर डेवलपर होता है, फिक्सर होता है, उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 16 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन? कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश फाइन डिटेल्स, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट डेंसिटीज, एबिलिटी टू कंप्यूटर टू एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट एंड डेंसिटी, और कैपेसिटी ऑफ डिटेक्टर टू कैप्चर द इमेज। जल्दी से राइट आंसर दो इसका। हम क्या करते हैं कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन के थ्रू किसी भी डेंसिटी को डिस्टिंग्विश इजीली कर सकते हैं कि बोन होगी तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? नॉर्मल एयर वगैरह के कंपैरिजन में। तो हम कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन के थ्रू ही डेंसिटी को, डिफरेंट डेंसिटी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आज का वीडियो यही फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।